ये हमारे सिलेबस का एक आखिरी वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। जब सिलेबस में आप जाते हैं तो बिल्कुल आखिर में जाके आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड दो टॉपिक्स मिलते हैं, एक जेनेटिक्स है और एक जीन टेक है। और जेनेटिक्स यूजुअली बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है। ठीक है जी। याद रखें, जेनेटिक्स एक टोटली अंडरस्टैंडिंग वाला, समझने वाला टॉपिक है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि द ओनली पार्ट विच यू नीड टू लर्न इज द डेफिनेशन। जो शुरू में डेफिनेशंस हैं, सिर्फ दैट इज द ओनली पार्ट यू आर सपोज टू लर्न, यू आर सपोज टू नो बाय, वो आपको लर्निंग से पूरा करना है। अदरवाइज ये बाकी पूरा जो पार्ट हम करेंगे वो बहुत ही स्मूथ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, और आपको करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू मे फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग इन द बिगिनिंग। अगर आपसे नहीं हो रहा होगा, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार सवाल कराऊंगा और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप गौर से सुनेंगे, तो यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह क्रैक। और मैंने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल है आप लोगों के सामने ही कहा था कि ओवर द इयर्स, आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बताऊं, कि A2 और O लेवल्स वाले सेम ग्रुप में बैठ के जेनेटिक्स पढ़ते रहे हैं। उसमें ए लेवल्स वालों की शाबाश नहीं है, असल शाबाश ओ लेवल्स वालों की है कि दे वर एबल टू सॉल्व A2 कॉन्सेप्ट, A2 क्वेश्चंस एज वेल ऑफ जेनेटिक्स। तो इतना आसान है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्रैक कर लें तो जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इजी। और अगर आपने क्लास नहीं ली होगी, जाहिर है फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो मेरे बच्चे, आपको पिछली क्लास में मैं स्टार्ट करा चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम यहाँ ब्लैंक बैठे हुए हैं, तो इसलिए मुझे कुछ चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब तक हो सकता है बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। क्योंकि आज मौका मिल गया है, जो पढ़ने वाले थोड़े कंसर्न है वो तो क्लास में मौजूद है, जो टुल्लेबाज हैं उनको मौका मिल गया आज गायब होने का। तो जेनेटिक्स से शुरू किया था, याद है बच्चों, व्हाट वाज जेनेटिक्स? अगर मैं कीवर्ड्स याद रखता हूँ, यानी रिवाइज कराऊं, तो क्या था जेनेटिक्स बेटा? स्टडी ऑफ, अगर आप लोगों के माइक्स जो है, अगर आप लोगों के बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो मैं आपके माइक्स खोल दूं, तो आप जो है वो बोल सकते हैं माइक पर। नाउ यू कैन स्पीक अप ऑन द माइक प्लीज। कोई फजूल बातें मत कीजिएगा, या बैकग्राउंड से डिस्कशन जो आ रही है उसको नहीं सुनाइएगा। तो ना, बिकॉज आई वांट माई माई क्लास, ये छोटा ग्रुप हो रहा है तो हम इंटरैक्टिव क्लास रख सकते हैं और आप माइक पर आके बोल सकते हैं। आई वुड लव दैट इंटरेक्शन लाइक ऑलवेज। तो स्टडी ऑफ क्या था बेटा? जीन्स। और जीन्स में हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चर, बोलो बेटा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ जीन्स एंड देयर, अरे बोलते नहीं हो, एंड देयर inheritance and their inheritance from one generation, अरे भाई माइक खोल के बोल सकते हो, from one generation to next। what is genetics बच्चों? genetics is the study of structure, function of genes and their inheritance from one generation to next generation। अब यहाँ पर फौरन से हम एड ऑन कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ, बच्चों क्या हो गया, पार्टिसिपेट करने का मूड नहीं है क्या? ट्रांसफर ऑफ, यशब, व्हाट इज इनहेरिटेंस बेटा? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कि जीन्स का पेरेंट से ऑफ बच्चों के अंदर ट्रांसफर होना, पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होना, इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या ये दो बातें समझ आती हैं? हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। जेनेटिक्स, बेटा जवाब देते जाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। व्हाट इज इनहेरिटेंस सर जी? हमने कहा ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। रमीज सा मैं नाम रिकॉल करके करूंगा, करीहा, राबिया हारिस, अरीबा साकिब, बख्तावर, यू नीड टू पार्टिसिपेट बेटा, अदीन, यशब, महद जलाल, यू कैन नॉट सिट साइलेंट, guys you need to open up your mic and give your responses, or at least give your responses in chat, you know the drill। चले जी। अब उसके बाद सवाल आया था जीन क्या होती है, कौन जवाब देगा भाई? पढ़ा चुका हूं ना। जीन क्या होती है गाइस एंड गर्ल्स? लास्ट क्लास का एंड पार्ट ये सारी डिस्कशन पे था। व्हाट इज जीन? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था डिटेल में जाके, याद है? एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया था आपको मैंने, रिवाइज कराया था कि भाई हमारे सेल में क्या होता है, बहुत सारा डीएनए, याद है? और डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, वेरी गुड बेटा, डीएनए के जो फंक्शनल पीसेस होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड हो गया। और इसमें मैंने तुम्हें क्रोमेटिन वगैरह का भी याद दिलाया था। तो फंक्शनल
बड़ी खाला की कंप्लेन है मैं। बड़ी खाले की क्या कंप्लेन है? वो माइक पे नहीं बोलनी है, रिस्पॉन्स देना है अंकल। बड़े गाइस ड्राइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वो अजका बात। चलो भाई, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज रेफर्ड एज जीन। फिर बेटा हमने क्या बात की थी कि जीन का सेंस प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है? जीन्स का सेंस क्या है? टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें, प्लूरल सेंस है। क्यों? क्योंकि एक जीन कंसिस्ट करती है मिनिमम कितने यूनिट्स पर बेटा? 2 यूनिट्स पर, जिनको क्या कहते थे? एलील। इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, याद है बच्चों मैंने एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। अगर ये मान लो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर एक एलील इधर और एक एलील इधर है, टुगेदर वी कॉल देम, बोलो बेटा, टुगेदर वी कॉल देम वन जीन। इसको हम एक जीन कह रहे होते हैं। और ये एक जीन में जो 2 यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड, बोलो, एलिन। एलील्स। तो मेरे बच्चे हमने क्या कहा था? ईच जीन, बेटा ये सारी बातें हम कर चुके थे, एंड आई रियली वांट कि आप और अच्छा से पार्टिसिपेट करो ताकि क्लास में थोड़ा निज़म पैदा हो। ईच जीन एक दिन के लिए आधा घंटा से कंटेन्स, मैं। किसका माइक बार बार खुल रहा है? ईच जीन कंटेन्स, बेटा वो तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी ना मेरे बच्चे, अभी तो जीन से रिलेटेड रखो ना। वो तो मैं वो समझा रहा था कि डीएनए कहाँ होता है, अभी तो बिल्कुल सिंपल से रिलेटेड रखो। ईच जीन कंटेन्स 2 यूनिट्स विच आर कॉल्ड, कंप्लीट करते जाओ, एलील्स। अच्छा, आपकी बुक में ना एक और सिंपल डेफिनेशन भी है, मार्किंग स्कीम में मैंने देखी, और वो क्या है? वो कहता है ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव। जी। जी, ये डेफिनेशन ना पॉपुलेशन के लेवल पे ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे ठीक नहीं है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। और ये ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं भी थोड़ी देर में साबित भी करता हूँ। जब हम सवाल करना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो मैं आपको वापस डेफिनेशन पे लेकर आऊंगा। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। इस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, जब आपको मैं कोई कॉन्सेप्ट सवाल से दे पाऊंगा। लेकिन ये डेफिनेशन पॉपुलेशन के एंगल पर डिफाइन करें तब तो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर ये डेफिनेशन गलत हो जाती है, और उसको मैं एविडेंट भी करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी आपने दिमाग में क्या रखना है कि एक जीन प्लूरल होती है और उसके अंदर कम से कम 2 यूनिट्स आते हैं, और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं बेटा? बोलो, एलील्स कहते हैं। अब मेरे बच्चों, हमने कहा था फिर एलील कितने टाइप की होती है बेटा? जो पढ़ चुके हो वो तो बताते जाओ ना, अल्लाह के बंदो। कितने टाइप दो। की एलील होती है? 2 टाइप की। एक को हमने नाम दिया था क्या बेटा? डोमिनेंट एलील। और दूसरे को क्या कहा था चंदा? रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील। अब दिल खुश कर दो बता कर कि डोमिनेंट क्या होती थी और रिसेसिव क्या होती थी। वो एलील आमना जो हमेशा अपना करेक्टर, यशब जवाब नहीं आ रहा, जो अजीबा, हमेशा करेक्ट एक्सप्रेस करे। जो हमेशा, यानी कोई भी उसके अब्बा मर जाए या उसकी अम्मा मर जाए, हमेशा उसका फंक्शन क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। एलील, ये डेफिनेशन बेटा एग्जाम में आती है। एलील विच ऑलवेज, वेरी गुड यशब, एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस, एली, ये आपको लास्ट क्लास से याद है यशब, या आपने स्कूल का याद किया हुआ है? एलील विच, सॉरी, लास्ट क्लास से याद है। बड़ी बात, बड़ी बात। एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इट्स सेल्फ और करेक्टर, जिस एलील का करेक्टर हमेशा नजर आएगा, इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। और मैंने बताया था आपको कि क्या वही नाजिल होगी कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? तो कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट एलील है? तो उसके लिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन क्या की हुई है बेटा? बोलो, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, डोमिनेंट एलील किससे रिप्रेजेंट होती है? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यस और नो? कि आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं सिंबलाइज करते हुए, जिससे पता चल जाता है कि ये डोमिनेंट अलील है। जाहिर है डीएनए तो पूरा नहीं लिख सकते ना, डीएनए तो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। तो जब हम जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लेटर्स के थ्रू करते हैं, और वो लेटर में हम हमेशा डोमिनेंट अलील के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं। अच्छा, रिसेसिव अलील क्या होती है जो कभी भी नजर ना आए? जी आमना, रिसेसिव का कैरेक्टर क्या कभी भी नजर नहीं आता? महज जलाल, हमदा फातिमा, अजका फातिमा, नो। बल्कि रिसेसिव एलील क्या होती है? जिसका करेक्टर डोमिनेंट के सामने सप्रेस हो जाता है। वेरी गुड हानिया इमरान। मेरे बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक ओ लेवल्स के बच्चे करते हैं। मैं लास्ट क्लास में भी गला फाड़ के गया था इस बात पर कि रिसेसिव में बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं बच्चे। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि जनाब सर रिसेसिव एलील का करेक्टर तो नजर नहीं आ रहा। अबे तो जब नजर ही नहीं आएगा तो है क्यों वो?
इसका मतलब है नजर तो आता है उसका करेक्टर, लेकिन जब उसके साथ डोमिनेंट एलील आएगी फिर चुप जाएगा। इसलिए डेफिनेशन भी ठीक होनी चाहिए, कंसेप्ट भी ठीक होना चाहिए। हमने क्या लिखा था, एलील whose character is suppressed in presence of dominant allele। यानी डोमिनेंट के सामने उसका करेक्टर जो है वो छुपेगा वरना नजर आएगा, इसका मतलब यही है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एलील रिसेसिव है बच्चों? तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज क्या किया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलते जाना, स्मॉल। मेरे ख्याल है बाकी टीचर्स की ऑनलाइन क्लास में आप लोग खामोश बैठने के आदी हो गए, इस वजह से माइक पर इंटरेक्शन कम है। ठीक है, जो बड़े ग्रुप में मैं क्लास ले रहा हूँ वो तो मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। आप अभी 20-25 बच्चे बैठे हुए हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो ताकि दिमाग जागता रहे। रोजे का टाइम करीब आ रहा है और आज तो घर में बैठे हो, आज तो क्लास इंशाल्लाह इफ्तार से 4 मिनट पहले तक कंटिन्यू की जा सकती है, इसलिए बी देयर। चले जी, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहीं पर लिखा हुआ है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट एलील को, रिसेसिव एलील को। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट एलील को। कैपिटल डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट एलील को। कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट। लेकिन अगर स्मॉल टी लिखा हुआ है, स्मॉल आर लिखा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ है, स्मॉल सी लिखा हुआ है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिसेसिव एलील। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? टिल आर वी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी? रामीन, रमीसा, राबिया, हमजा, हानिया, अदीम, यस यस। सर। हसन, क्लियर है यहाँ तक? चलो मेरे बच्चे आगे चल। मेरे बच्चे उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक जीन जब लिखी जाएगी तो एक जीन में एक एलील लिखी जाएगी या मिनिमम दो लिखी जाएंगी बेटा? हमारे पास एक जीन में दो एलील होती है तो या एक ही एलील होती है? दो होती है। दो दो है, होती दो है। तीन तो है। इसका मतलब जब भी लिखा जाएगा जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, तो बेटा दो एलील की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे नोरे आलो, अब आ जाता है अगला कंसेप्ट जो यहां से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। फिर यहां से आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट आ गया मेरे बच्चे, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। ये सारे वर्ड्स का ना मतलब जिसको सही समझ आएगा ना, वो ज्यादा चैप्टर को परेशान होगा ही नहीं इसमें। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन और हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन बड़ा आसान है मेरे बच्चे। अगर आपकी जो दोनों है भाई, हर इंसान के पास हर करेक्टर की दो एलील्स हैं, अगर वो दोनों एलील सेम है, होमो मतलब सेम होता है। क्या मतलब? मैं पहले सिंबल दे देता हूं, जैसे कैपिटल टी, क्या दोनों सेम है? यस। क्या स्मॉल टी दोनों सेम है? यस और नो? कैपिटल डब्ल्यू सेम है, स्मॉल आर सेम है। तो दिस दीज आर ऑल कॉल्ड होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। होमोजाइगस मतलब अगर दोनों एलील्स, इफ बोथ द एलील्स आर सेम and controlling expression in similar manner, we call it homozygous combination। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। अब होमोजाइगस कॉम्बिनेशन का मतलब सबको क्लियर है बेटा, कि जब दोनों होमो मतलब दोनों एलील सेम हो। अब होमो में भी दो वेराइटीज है, क्या ये होमो है? यस और नो? और ये भी होमो है? यस और नो? ये दोनों होमो ही कहलाएंगे ना बेटा। मतलब नहीं समझे तो क्रॉस का देखो, जेनेटिक्स में ना एक ही मसला होता है कि जो सवाल आता है ना, वो सवाल एक मैथ के क्वेश्चन की तरह होता है। एक मैथ के क्वेश्चन की तरह होता है, पहले सवाल को समझना होता है, और सवाल को समझ के जिस बच्चे ने ये करेक्ट बना लिया, ये रिप्रेजेंटेशन सही बना ली, उसके लिए गेम आसान होता है। तो मुझे बताओ, क्या ये भी होमो कहलाएगा? हमदा, यशब, अदीन, और ये भी होमो कहलाएगा? यस और नो? यस। सर। लेकिन दोनों में यस सर। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बेटा ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एलील्स कौन सी वाली हैं? कैपिटल लेटर वाली। तो हम इसको क्या कहने वाले हैं बेटा? होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट। जबकि यहाँ दोनों एलील्स कौन सी हैं? स्मॉल लेटर वाली। तो इसको क्या कहोगे? होमोजाइगस रिसेसिव। ये वर्ड यूज करने आने चाहिए। क्या कहा मैंने मेरे बच्चे? होमोजाइगस का मतलब क्या था कि जब दोनों एलील सेम हो तो वी कॉल इट होमोजाइगस। अब होमोजाइगस में अगर ये दोनों कैपिटल लेटर आ रहे हैं, एवरीबॉडी आई नीड योर इनपुट, ये देखो गेम चेंजिंग मोमेंट है। जेनेटिक्स आ गया, बायोलॉजी सुधर जाएगी, आखिरी नेल इन द कॉफिन चला जाएगा। इसको मरवा मत देना तुम लोग।
कि पता चला बैठे हुए तफरीह में लगे हुए सो रहे हैं बैठे हुए निकम्मों की तरह। ठीक है, ये बेटा समझने वाली गेम है। टीचर तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए, अब तुम रिस्पॉन्स ना दे के सो जाओ अलग बात है। तो मेरे बच्चे क्या कहा मैंने कि अगर दोनों एलील सेम है, क्योंकि हमें अभी बताया सर ने कंसेप्ट क्या दिया कि जब भी एक जीन लिखी जाएगी तो एक जीन कितने एलील पे कंसिस्ट करेगी, दो एलील्स पर। तो अगर दोनों एलील सेम है तो इसे होमोजाइगस कहते हैं। अब अगर दोनों उसमें डोमिनेंट वाली आ रही है, डोमिनेंट का मतलब दोनों कैपिटल लेटर वाली आ रही है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, वरना होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा। मैं चैप्टर में आगे यही टर्म्स यूज करूंगा, तो अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका मतलब एग्जामिनर की भी वर्डिंग्स आपको समझ में नहीं आएंगी। होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते ही समझ जाओगे, होमो मतलब सेम, डोमिनेंट मतलब दोनों कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है ना, दोनों। ये होमोजाइगस क्या है, बोलो क्या वर्ड भी आएगा इसके लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट डोमिनेंट। वर्ड निकालो। ठीक है, ये इसके लिए क्या वर्ड आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। सिर्फ recessive, इसके लिए क्या वर्ड आएगा, कैपिटल सी के लिए होमोजाइगस नॉमिनल। homozygous homozygous होमोजाइगस। dominant। तो dominant, यूज ऑफ दीज टर्म्स मस्ट बी अंडरस्टूड बाय एवरी सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि अगर आपको इसका यूज केस समझ में नहीं आया ना बेटा, फिर कहानी बढ़ जाएगी। क्योंकि एग्जाम में द ओनली स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स स्ट्रगल ओनली जो कि इन मतलबों को नहीं समझ रहे होते, मीनिंग्स को। अब आ जाओ हेट्रो जाएगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो बड़ा आसान है कि मैं अगर एग्जांपल पहले समझाऊं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये सब क्या है, दो डिफरेंट एलील्स आ रही हैं। हम क्या कहते हैं, वेन एक जीन में, भाई एक जीन में दो एलील होंगी, दोनों सेम भी हो सकती हैं और बोलो दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, यस और नो। तो वेन जीन कंसिस्ट और कंटेन्स टू एलील्स which control same character in different fashion, this is called heterozygous combination। बेटा क्या यहां तक घुसता है, ये हेट्रो क्यों हो गया, क्योंकि एक जीन की दोनों एलील सेम है कि डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट है, यस और नो। यस। अब समझो मैं क्यों कहता हूं कि ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन वाली डेफिनेशन ठीक नहीं होती, क्योंकि बेटा अगर आप कहते हो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, सो इस पर तो अप्लाई हो जाएगा ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। लेकिन क्या ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है या सेम ही है, ये सेम है या ऑल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव। सेम है। ये वाली बेटा, ये वाली सेम है या ऑल्टरनेटिव है, सेम सेम है। सेम। इसलिए ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन की डेफिनेशन ओ लेवल्स में है ना, वो पॉपुलेशन के लेवल पे तो शायद सही हो जाए, इंडिविजुअली ठीक नहीं है, लेकिन बस आपको यहाँ रट्टा लगा के लिखनी है। असल जब डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यार ये मैंने आपको समझाया, ये कंसेप्चुअली भी करेक्ट होता है, और यही असल कॉन्सेप्ट जो आप आगे जाके पढ़ोगे भी कि, और इससे आपको याद भी रहता है कि जीन इज अ प्लूरल सेंस एंड दैट इज ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑन टू यूनिट्स, और वो यूनिट्स जीन कहलाते हैं। ठीक है, वो सॉरी वो यूनिट्स एलील्स कहलाते हैं, जो सेम भी हो सकते हैं और बोलो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यस और नो। different, अच्छा, अब मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर को, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। heterozygous, हेट्रोजाइगस, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ आगे चलते हैं, होमो हेट्रो का मतलब समझ आ गया सारे बच्चों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट, जीनोटाइप। ये बहुत ज्यादा आता है जीनोटाइप, और जीनोटाइप के साथ एक और वर्ड आ जाता है फिनोटाइप। सर हेटेरोजाइगस सॉरी, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन का, सर हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन की सर दिखा देंगे मुंह से स्क्रीन बोलो शॉट जरा लेके। जोर लगा के, भाई आवाज नहीं आ रही है, अल्लाह के मतलब जोर लगा के बोलो, क्या बोल रहे हो। सर जो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन की सर दिखा देंगे स्क्रीन शॉट। देखिए बेटा, मैं फिर से कह दूं आपसे तमाम बच्चों से, अगर आपको ये वर्ड्स और टर्म्स का मतलब समझ में नहीं आया, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। अदरवाइज ट्रस्ट मी, जेनेटिक्स आपका सबसे ज्यादा सॉलिड पोर्शन, क्योंकि याद इसमें कुछ भी नहीं करना होता अदर देन दीज डेफिनेशन, डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन के बाद तो एवरीथिंग इज इजी पीजी। और उसके बाद की कहानी तो बिल्कुल ही सिंपल है, मैं दो चार सवाल कराऊंगा, उसके बाद बोलोगे सर ये तो सेम ही है, एक ही तरीके, मजेदार भी है और बिल्कुल टाइम टेकन ये पार्ट नहीं है।
और इसीलिए जो ना होता ये है कि ये टर्म्स में जब कंफ्यूजन होती है, इनके यूज केस में कंफ्यूजन होती है, देन एग्जामिनर जब आपको डेटा देता है यू ऑलवेज स्ट्रगल टू मेक द राइट चॉइस। खैर, जीनोटाइप आ जाए बेटा। जीनोटाइप बहुत ही आसान है। जीनोटाइप कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of genetic makeup और genetic makeup और combination of alleles। क्या मतलब हुआ हमला? अभी मुझे जीन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मैं पूरा डीएनए कोड लिख दूंगा क्या? जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा डीएनए कोड तो नहीं लिख रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर से। फॉर एग्जांपल, जो मैंने कैपिटल टी लिखा, क्या ये एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं कैपिटल आर स्मॉल आर लिखता हूं, क्या ये एक जीन को या कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या सुनो? यस। या अगर मैं लिखता हूं कैपिटल सी, क्या ये एक एलीलिक कॉम्बिनेशन या जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबॉलिकली बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या ये एक जीन को, अरे बोलो ना यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, क्या ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबॉलिक Yes. रिप्रेजेंटेशन। बेटा तो ये जो Yes. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तुम लिख रहे हो मेरी जान के टोटे, यही क्या कहलाता है? जीनो टाइप। Type. जीनोटाइप क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो लेटर्स आप लिख रहे हो जीन के, एक लेटर नहीं कह, देखो अगर मैं सिर्फ कैपिटल टी लिखूं तो क्या ये जीनोटाइप कहलाएगा? नो, क्योंकि जीनोटाइप में कितनी एलील्स आती हैं? एक जीन में कितनी एलील्स आती हैं? दो। तो जीनोटाइप ये कब कहलाएगा? क्या कैपिटल आर करिया जीनोटाइप कहलाएगा? करिया No. नहीं। क्या सिर्फ स्मॉल आर जीनोटाइप कहलाएगा? नहीं, ये एलील नहीं। का सिंबल है, ये एलील का सिंबल है। अगर मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये कहलाएगा जीनोटाइप, यस और नो? अगर मैं लिखूंगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये कहलाएगा। अगर मैं लिखूंगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब ये कहलाएगा जीनोटाइप। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब यस मुझे सर। बताओ, क्या मैं इसके लिए वर्ड यूज कर सकता हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट? Yes. इसके लिए क्या वर्ड आएगा? हेट्रोजाइगस। इसके लिए क्या वर्ड आएगा? फिर से होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट। इसके लिए क्या वर्ड आएगा? हेट्रो। जाइगस। ठीक है जी। अब आ जाओ फिनोटाइप। अब मुझे बताओ, चलो अब देखते हैं फिनोटाइप पकड़ते हो। फिनोटाइप क्या होता है बाद में लिखवाऊंगा। मान लीजिए कैपिटल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द फ्लावर। मान लीजिए कैपिटल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ फ्लावर एंड स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ द फ्लावर। अच्छा, याद रखें कि एक एक जब आपने जीन कंसीडर करनी है तो एक कैपिटल लेटर लेना है और एक उसी का स्मॉल लेटर लेना है। ये नहीं कि व्हाइट के लिए डब्ल्यू लेके बैठ गए। कैपिटल आर, कैपिटल आर शो कर रहा है क्या है? डोमिनेंट अलील है ये। और स्मॉल आर क्या शो कर रहा है? कि ये वाली जो व्हाइट कलर वाली अलील है वो क्या है बेटा? रिसेसिव है। ठीक है। अब मुझे बताइए कैपिटल आर का अगर कॉम्बिनेशन हो, कलर ऑफ द फ्लावर क्या आएगा? Red. Red. एवरीबडी, ओके वेरी गुड। कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन हो तो अब क्या आएगा? White. White. व्हाइट आएगा। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन हो, अब क्या आएगा? Red. Red. अभी Red. भी रेड आएगा। क्यों? रीजन कि डोमिनेंट एलील के सामने रिसेसिव का करेक्टर छुप नहीं जाता है। छुपा। पिछली क्लास में भी जाते जाते ये बात की थी। तो क्या नाम है वो हमारी क्लास की जो हमारी सबसे स्पेशल बच्ची है, क्या नाम है उसका यार, जिसको मैं बोलता रहता हूँ? परिवर्ष। परि अच्छा, सबको याद है परिवश। वो पीछे पड़ गई थी ना, याद आया? परिवश क्लास में है आज क्या? मेरे ख्याल में नहीं है। तो परिवश की गीबत नहीं हो जाए। जो नेगेटिव में नहीं, परिवश ने क्या कहा? सर थोड़ा तो आएगा। अरे भाई, थोड़ा अगर आएगा तो फिर रिसेसिव थोड़ी रही है। अगर थोड़ा करेक्टर आ जाएगा तो फिर रिसेसिव नहीं कहलाएगी। रिसेसिव तो कहलाएगी उस वक्त जब एक का करेक्टर बिल्कुल छुप जाए और एक का नहीं। तो मेरे बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, देखो ये क्या है? ये जीनोटाइप है, यस और नो? आर दीज कॉल्ड जीनोटाइप्स, यस और नो? Yes. लेकिन ये जो आ रहे हैं ये क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशंस। व्हाट आर फिनोटाइप? फिजिकल एक्सप्रेशन, जो करेक्टर निकल के आ रहा है, जो नजर आ रहा है। फिजिकल एक्सप्रेशंस ड्राइव्ड फ्रॉम जीनोटाइप। जीनोटाइप से जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? बोलो। फिनोटाइप। Phenotype. जीनोटाइप से जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो ये देखो, ये क्या है? ये सारे जीनोटाइप्स हैं और ये सारे क्या है? फिनोटाइप्स हैं। दीज आर द जीनोटाइप्स, देन दोज आर दी फिनोटाइप्स। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां तक बात? एवरीबडी, बिलाल, हसन, फातिमा, आयशा, उमर, अदीन, मुर्तजैन, बख्तावर, आमना, हानिया, यशब, अरीबा, चौधरी, अलीशा, करिया, हफ्सा। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो?
ओके। यस सर। ये करिएगा, क्या कह रही हो बेटा? सर जब आपने बताया था कि जब हमारे पास डोमिनेंट एक है और होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस जब हमारे पास होता है, तो क्या जो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होता, जो रिसेसिव होता है, वो बिल्कुल मतलब अगर एक ह्यूमन के फॉर्म में देखा ये जाए। तुम ये परिवश का 2.0 वर्जन बनने वाली हो क्या? तुम ये पूछने वाली हो कि क्या वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होता या थोड़ा सा होता? ये पूछने वाली हो ना? जी सर। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं। असल में देखो, होता ये है कि डोमिनेंट के सामने रिसेसिव वाली स्विच ऑफ हो जाती है। अगर एक स्विच बंद हो जाएगा तो वो क्यों एक्सप्रेस होगा? समझ आई बात? भाई डोमिनेंट के सामने रिसेसिव का एक्सप्रेशन स्विच ऑफ हो जाता है। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्यों नजर आएगा? और अगर नजर आ जाए फिर ये रिसेसिव नहीं कहलाएगी। आगे जाके ऐसा केस आएगा, लेकिन फिर वहां पर हम इसको रिसेसिव नहीं कहेंगे। जब हम कह रहे हैं ना रिसेसिव, इसका मतलब है कि उसका करेक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। करिया क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। जब आप रिसेसिव का वर्ड यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं, बिलाल माइक बंद करो, तो इसका मतलब है उसका करेक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा। क्लियर? यस सर। अच्छा जी। ओहो, चलो ये अच्छा था यार। अभी मैंने परिवेश की एग्जांपल देने के बाद, चलो करिए, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरा बच्चा कम से कम मुझसे सवाल पूछ लेगा, चाहे कैसा भी सवाल हो, विच इज अ गुड साइन कि आप कम से कम सवाल पूछने से नहीं घबराते। ठीक है जी, दैट शोज अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। खैर, आगे चलते हैं मेरे बच्चा। अब आ जाते हैं दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आ जाते एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा। एक है बेटा F1 जनरेशन। ये सब टर्म्स है, टर्म समझ में आ गई, उसके बाद की गेम बहुत तेजी से कराऊंगा, बिल्कुल खींच के रखूंगा। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, इसका फुल नाम आपके सिलेबस में नहीं है तो बस F1 याद रखें। F1 जनरेशन किसे कहते हैं मेरे बच्चे? अगर मैं होमोजाइगस, गौर सुनना, ये एग्जामिनर, ये वो मैं तुम्हें चीटिंग करा रहा हूं कि जो एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा और तुम्हें ये पता होगा तो तुम कर पाओगे। अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल आर, क्या होमोजाइगस डोमिनेंट है? यस और नो? यस। यस। इसका क्रॉस करा दूं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। मैं कोई भी करेक्टर पकड़ूं, उसका डोमिनेंट लूं, प्योर वाला, प्योर मतलब होमोजाइगस वाला, होमोजाइगस डोमिनेंट लूं और होमोजाइगस रिसेसिव लूं, यानी स्मॉल आर, इनकी क्रॉस से जो जनरेशन पैदा होगी, इनको क्रॉस कराने से तो यहां जनरेशन पैदा होगी। इस जनरेशन को क्या कहेंगे? एफ वन। वन। दोबारा सुनना, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, लेकिन क्या है मैं फिर समझा देता हूं। मान लीजिए अगर मेरी बात आधी समझ में आई कि एक एलील है लेट्स से कैपिटल टी और एक एलील है स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन कैसे आएगी? F1 जनरेशन कैसे आएगी गाइस एंड गर्ल्स? जब कैपिटल टी वाले को क्रॉस करेंगे किसके साथ? स्मॉल टी स्मॉल वाले टी। के साथ, तो इनसे जो जनरेशन पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? F1 जनरेशन। दोबारा से, अगर मेरे पास एक एलील है कैपिटल सी और एक एलील है स्मॉल सी, तो मुझे बताइए F1 जनरेशन कैसे बनाऊंगा? पेरेंट देखो, होता क्या, एग्जामिनर ना पेरेंट का डेटा नहीं देता। अगर एक एलील है कैपिटल सी, एक एलील है स्मॉल सी, तो F1 जनरेशन एग्जामिनर कहता है बना के दिखाओ, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या लोगे? कैपिटल सी, कैपिटल सी को क्रॉस कराओगे किसके साथ? स्मॉल सी, स्मॉल स्मॉल सी सी के के साथ। साथ। देखो, ये बात जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर सवालों के अंदर डेटा छुपाता है और वही डेटा आपको समझना होता है। क्या सर बता रहे हैं? F1 जनरेशन किसे कहते हैं? वो नस्ल, वो जनरेशन जो किसकी क्रॉस से आए? बोलो ना यार। होमोजाइगस डोमिनेंट विद होमोजाइगस रिसेसिव। 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 मेरे बच्चे ये याद रखना है। तो उसमें क्या होगा, जब आपको कहीं पर डेटा एग्जामिनर छुपाएगा पेरेंट का, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि बेटा देखो F1 बोल रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पेरेंट कैसे होंगे। अगर F1 बोल रहा है तो अंडरस्टूड होगा कि पेरेंट कैसे होंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव रिसेसिव। होंगे। अब देखो ये वर्ड्स यूज होना शुरू हो गए ना। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कि दोनों एलील्स डोमिनेंट वाली क्रॉस करेंगी दोनों रिसेसिव वाली के साथ। तो लेट इसी को डिफाइन भी कर देते हैं। जनरेशन obtained by crossing, बोलो भाई, बाय क्रॉसिंग होमोजाइगस डोमिनेंट
कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स विद, बोलो, होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। मैं तुम्हें टेस्ट कर लेता हूं। अगर मैं कहता हूं एक एलील है, अल्लाह आपका करे, कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी, बताओ इसकी F1 जनरेशन बनाने के लिए पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? F1 जनरेशन बनाने के लिए पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा गाइस एंड गर्ल्स? करिया, रीबा, बखावर, हानिया, कैपिटल बी, एनीबॉडी? कैपिटल बी को किसके साथ क्रॉस करोगे? स्मॉल स्मॉल बी के साथ। हैप्पी होम वाली फातिमा है क्लास में? हैप्पी होम वाली फातिमा है क्लास में या नहीं है? जी जी सर। फातिमा पार्टिसिपेट कोई नहीं कर रही है आप क्लास में, बेटा क्या कर रहे हो आप? रमीसा, रबीसा, मुर्तजैन, बात क्लियर है बेटा? कि जब भी, देखो बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन है, F1 जनरेशन का जब भी नाम आ जाएगा इसका मतलब पेरेंट क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट विद होमोजाइगस रिसेसिव है। मुझे बताओ क्या मैं इसकी जनरेशन को F1 कहूंगा? नो। नो। क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए। अच्छा, क्या मैं इस जनरेशन को कहूंगा होमोजाइगस F1 जनरेशन? नो। नो। क्या मैं इस जनरेशन को कहूंगा F1 जनरेशन? नो। नो। क्या मैं इस जनरेशन को कहूंगा? यस। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अब इसके बाद अगला वर्ड आ जाता है, आखिरी वर्ड है ये F2। उसके बाद हम सीधा सवालों में उतरेंगे। F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या है बेटा? F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, F1 जनरेशन आपने भी हासिल की थी ना? F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर उन्हें F1 के साथ ही क्रॉस करा दिया जाए, दोबारा F1 जनरेशन जब आती है तो उस जनरेशन के इंडिविजुअल्स को अगर आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो उससे जो जनरेशन आएगी वो क्या कहलाएगी? F2 जनरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? F2। मसलन मान लीजिए F1 जनरेशन में आया कैपिटल बी स्मॉल बी, और मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस कर दिया, तो इससे जो जनरेशन पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? F2 कहलाएगी। F1 जनरेशन जो आई, F1 जनरेशन जो आई, उस F किससे आई थी F1 जनरेशन? होमोजाइगस डोमिनेंट विद होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करने से क्या आई थी? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? F2 जनरेशन आ जाएगी। चल, यहां तक बात घुस जाती है दिमाग में? एक बार पीछे से रिवाइज कर देता हूँ बेटा। आप अब कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन क्या है? फंक्शनल डे सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन कितने यूनिट पे कंसिस्ट करती है? बोलते जाओ। अरे सिर्फ रोजा तुम लोग रखते हो क्या? कितने यूनिट पे कंसिस्ट करती है? दो। क्या कहलाते हैं इनको? एलील्स। वो एलील्स, जो एलील हमेशा एक्सप्रेस हो क्या कहलाएगी? डोमिनेंट। जो डोमिनेंट के सामने छुप जाए वो क्या कहलाएगी? रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से शो करेंगे, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से शो करेंगे। अगर दोनों एलील सेम आ रही है तो इसको होमोजाइगस कॉम्बिनेशन कहेंगे। एक सेम आ रही है, दूसरी डिफरेंट आ रही है, हेटेरोजाइगस कहेंगे। अगर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, और दोनों रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जीनोटाइप क्या है? ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जीन की, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है? इसी से जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी को फिनोटाइप कहते हैं। फिर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करने से जो जनरेशन मिलती है उसे F1 जनरेशन कहते हैं, और F1 को आपस में ही क्रॉस कर दें तो जो जनरेशन मिलेगी उसे F2 कहेंगे। आर वी ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? यस। मेरे बच्चे, अब आ जाओ एक स्टोरी। अब टाइम होता है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें जेनेटिक्स का रेफरेंस मिले, वरना मैं तुम्हें डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो रट्टा मारने जैसा हो जाता है। स्टोरी छोटी है तो उम्मीद है कि समझ जाओ। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो बेटा। सर, अगर वो आपने बोला कि अगर F1 जनरेशन में हम लोग कैपिटल बी और कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी करेंगे तो हम लोगों के रिजल्ट्स में कैपिटल बी और स्मॉल बी आएगा। क्या कहा मैंने? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल, ये है ना? बिल्कुल। तो इसके रिजल्ट में क्या आएगा? कैपिटल बी और स्मॉल बी, है ना? अब क्या आएगा रिजल्ट में वो तो अभी मैं करना सिखाऊंगा ना, क्रॉस। अभी तो मैंने रिजल्ट करना कहाँ सिखाया है? अच्छा। अभी तो करना सीखेंगे ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो?
चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे स्टोरी टाइम। अब स्टोरी टाइम आ जाता है, और स्टोरी टाइम छोटा सा करके बताएंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगे, और आपको थोड़ा समझाते हैं जेनेटिक्स का बैकग्राउंड। देखो मेरे बच्चा, ये उस दौर की बात है जब जीन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जीन का वर्ड नहीं था। तो जो मैं वर्ड जहां जहां जीन का वर्ड यूज करूंगा ना, वहां पर जीन असल में उस वक्त नहीं थी, बाद में उसी कॉन्सेप्ट को हमने जीन से रिप्लेस किया है। उस वक्त वर्ड होता था फैक्टर का, तो आज मैं उसकी जगह जीन का वर्ड यूज करूंगा, बिकॉज वी नो कि वो जीन थी। खैर, देखो बेटा, ये 16th और 17th सेंचुरी की बात है, छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनने का फायदा क्या होगा, तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सबकॉन्शियसली समझ में आ जाएंगे। तो बेटा कंसेप्ट ये था कि उस वक्त के जो दौर में बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने उन्होंने अ, जब मल्टीपल वेराइटीज को ना मिलाने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, एक पी फैमिली है, पी फैमिली जो प्लांट्स की होती है, उसमें कुछ फ्लावर येलो होते हैं, यानी ज्यादातर जो पी प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर येलो होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर, लीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन फ्लावर होते हैं। अब होता ये था कि येलो को येलो के साथ क्रॉस कराते थे, ग्रीन को ग्रीन के साथ क्रॉस कराते थे। तो उस 16 17 सेंचुरी में ना पहली दफा इंसान के दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कि यार ये भी पी फैमिली का प्लांट है, ये भी पी फैमिली का प्लांट है, तो लेट्स सी कि अगर हम दोनों को आपस में, जो डिफरेंट वेराइटीज है ना भाई, ये अलग वेराइटी है, ये अलग वेराइटी है, पहली दफा इंसान को ये चुल काट पैदा हुई कि अगर मैं इनको आपस में क्रॉस कराऊं। अब तक क्या हो रहा था कि जनरेशन में जो वेराइटीज हैं वो सिमिलर वेराइटी के साथ क्रॉस करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमने पहली दफा क्या कॉन्सेप्ट सोचा, क्या दिमाग में आया कि भाई क्यों ना इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आपस में क्रॉस करके देखें, और देखें कि क्या होता है। तो मेरे बच्चे, उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब दो डिफरेंट, ये मैं येलो और ग्रीन तो एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बुक्स में लिखी हुई भी है, तो येलो या ग्रीन को, या आसान लफ्जों में दो डिफरेंट करेक्टर्स को जब क्या किया, मिक्स किया, दो डिफरेंट करेक्टर्स को क्या किया बेटा, मिक्स किया, तो जो जनरेशन आई ना येलो और ग्रीन से, जब आपस में मिक्स किया तो वो सिर्फ येलो आया। क्या आया? येलो आया। उन्होंने फिर करके देखा, फिर एक और येलो लिया, ग्रीन लिया, उसको क्रॉस करके देखा, क्या रिजल्ट आया बोलो? फिर से येलो आया। यानी अगर 1000 येलो प्लांट्स उन्होंने लिए और उसको 1000 ग्रीन के साथ क्रॉस दिया करके देखा, एवरी टाइम रिजल्ट क्या आया बोलो? येलो। येलो। हेलो। ग्रीन एक बार भी नहीं आया। जिससे उस वक्त के बायोलॉजिस्ट ने, अगर आप भी उस वक्त होते तो यही कंक्लूड करते, जिससे उस वक्त के बायोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला, और वो क्या निकाला कि मेरे बच्चे, अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करेंगे, अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करेंगे, तो उनमें से एक खत्म हो जाएगा। यस और नो? एक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या आप भी यही ऑब्जर्वेशन निकालते? यस और नो? भाई जब आप इतने सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, और एवरी टाइम यू आर गेटिंग ओनली दी वन रिजल्ट, और दूसरा करेक्टर आपको नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन बहुत एब्सोल्यूट नहीं है कि आप ये कहते कि जब दो डिफरेंट करेक्टर्स को मिक्स करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसी एक का मिलेगा, दूसरा करेक्टर खत्म हो जाएगा? यस और अरे हाँ ना बोल दे भाई। यस यस। ये कंक्लूजन समझ आती है, बात समझ आती है? भाई जब प्रैक्टिकली आप ये देख रहे हो कि एवरी टाइम येलो को ग्रीन से मिलाने के बाद येलो ही आ रहा है, या टॉल प्लांट्स को डॉर्फ प्लांट से मिलाने पर सिर्फ टॉल ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप यही कंक्लूड करोगे ना भाई कि एक, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करते हैं तो उनमें से कोई एक बाकी रहता है और दूसरा खत्म हो जाता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस कंक्लूजन? यस। ओके। यस। किसी एक के ना माइक में डिस्टरबेंस भी है, जिसके माइक में डिस्टरबेंस है वो बच्चा माइक ना खोले प्लीज। ठक ठुक हल्की हल्की आवाज आ रही है, ठीक है। तो बैक टू डिस्कशन। तो मैंने क्या कहा, तो उस वक्त के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने फिर ये लॉ पेश कर दिया कि जब भी दो डिफरेंट करेक्टर्स को मिलाएंगे, यशव आर यू विद मी बेटा? दो डिफरेंट करेक्टर्स को यस सर। मिलाएंगे तो उससे रिजल्ट हमेशा एक करेक्टर आएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। ये उस वक्त के बायोलॉजिस्ट का कंक्लूजन था। मेंडल ने कहानी में कदम रखा और उसने कहा ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजिस्ट का मानना क्या था कि जब दो डिफरेंट करेक्टर्स को मिलाते हैं तो एक करेक्टर खत्म हो जाता है और एक बाकी रहता है। मेंडल ने कहा ऐसा नहीं हो, और आए मेंडल ने इसको साबित भी करके दिखाया, और वो साबित करने वाला कंसेप्ट क्या है तो बेटा समझते हैं।
एक मान लेते हैं कि एक एलील है कैपिटल वाई की, कैपिटल वाई इज रिप्रेजेंटिंग येलो फ्लावर, ठीक है बेटा, और स्मॉल वाई लेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बोलो, ग्रीन फ्लावर। अब मुझे बताओ येलो फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा? अगर एक फ्लावर येलो है तो उसका जीनोटाइप मैं क्या ले लूं, कैपिटल वाई येलो हो जाएगा, यस और नो? भाई जीनोटाइप कैपिटल लूं तो येलो फ्लावर का जीनोटाइप बनेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई। और ग्रीन यस। फ्लावर का क्या बनेगा? ग्रीन फ्लावर का बताओ क्या बनेगा, पार्टिसिपेट करो। स्मॉल वाई, वाइट स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। अब हम इसको क्रॉस करके देखने जा रहे हैं, मेंडल्स क्रॉस करके दिखाने वाला है, ओके। जब बेटा क्रॉस करने की टाइम होती है, आप जानते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्रॉस है, तो गेमिटोजेनेसिस होगी, मियोसिस होती है। और मियोसिस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा हो जाता है, यानी गैमीट सेपरेट हो जाते हैं। तो जो गैमीट्स बनेंगे, एक वाई एक में जाएगा, एक वाई एक में जाएगा, इसी तरह यहां पर भी एक वाई एक गैमीट में जाएगा, एक वाई एक गैमीट में जाएगा। और अब आप जब इनको क्रॉस करोगे, चाहे इस वाई को इस वाई से मिलाओ, है भाई, चाहे इस वाई को इस वाई से मिलाओ, किसी को भी मिलाओ, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल वाई, स्मॉल बोलो, वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और वाई। मुझे बता दो बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से रिजल्ट क्या आएगा, येलो फ्लावर या ग्रीन फ्लावर? येलो। येलो फ्लावर। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 100% जो फ्लावर आएंगे वो येलो फ्लावर होंगे, यस और नो? यस। और क्या ये जनरेशन रामीन F1 कहलाएगी? क्या लाए? यस सर। क्या ये यस जनरेशन F1 जनरेशन कहलाएगी? यस। सर। पहले मुझे बताओ, क्या ये बात दिमाग में बैठती है बेटा? किसी बच्चे की माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं फिर सर ये माइक बंद आपने कर दूंगा। डोमिनेंट वाई क्यों लिया है? सॉरी, ये सर आपने ये दो कैपिटल वाई लिए हैं, इसके अंदर आपने ये हीट्रोजाइगस क्यों नहीं लिया? मेरे बच्चे प्योर ब्रीडिंग कर F1 जनरेशन बनानी थी ना, तो F1 जनरेशन की तो आपको पता है कि होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ही लिया जाएगा। मैं भी वो डिफरेंट वाला भी करके दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद वी बिगिन विद प्योर कॉम्बिनेशन। F1 जनरेशन तो प्योर पेरेंट से बनती है ना बेटा, क्या ख्याल है? अभी हमने क्या कहा था, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव से बनती है, यस और नो? ओके। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 100% द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू हैव येलो फ्लावर, यस और नो एवरीबॉडी? यस। तो जब यस। मेंडल ने, बेटा समझो, मेंडल ने येलो फ्लावर को ग्रीन से क्रॉस किया, तो उसकी जनरेशन में भी सारे फ्लावर कैसे आए? येलो आए। तो जितने येलो। बायोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि जब दो करेक्टर्स को मिलाते हैं तो एक खत्म हो जाता है, वो सारे मेंडल के ऊपर चढ़ गए, कहने लगे देखो हम तो यही कह रहे थे कि जनाब एक करेक्टर खत्म हो जाता है, एक करेक्टर खत्म होता है, देखो एक भी प्लांट ग्रीन, बोलो, एक भी फ्लावर ग्रीन नहीं नहीं आया। आया। 100, क्योंकि देखो किसी भी तरह मिला लो, इसको इसके साथ मिलाओ लो, ये येलो आएगा, इसको इसके साथ, किसी को किसी तरह भी कंबाइन कर लो, येलो फ्लावर ही आएगा। तो अब मेंडल ने कहा रुको जरा, ठहरो, सबर करो, अभी अब्बू आ गए हैं। तो उसने क्या कहा, उसने एक स्टेप आगे जाकर उसने कहा सबर करो, जल्दबाजी किस बात की है? उसने क्या किया कि जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हासिल हुए हैं ना, उनको आपस में क्रॉस कराया। क्या किया? F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल, ताकि क्या बना सके, F1 को आपस में क्रॉस कराए तो क्या बनता है, एफ। 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 टू उसने कहा तुम जनरेशन। इतना जल्दबाजी में फैसला क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हो खत्म हो गया, मैं साबित करता हूं खत्म नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे, उसने F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल हासिल हुए थे उनको आपस में क्रॉस कराया। बेटा ये किसी के माइक से मुसलसल आवाज आ रही है, मैं माइक म्यूट कर दूंगा या क्लास से बाहर निकालूंगा। ये ठक ठुक वाले जिसकी माइक में आवाज है, प्लीज अपने माइक को बंद रखें, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज और बढ़ जाती है। अब मेरे बताएं बताएं बेटा, इसमें गैमिटोजेनेसिस होगा तो क्या होगा, एक गैमिट कैपिटल वाई वाला बनेगा और एक गैमिट, बोलो, स्मॉल वाई वाला बनेगा, यस और नो? इधर भी एक गैमेट कैपिटल वाई वाला बनेगा और एक गैमेट, बोलते जाओ, स्मॉल वाई वाला बनेगा। अब मेरे बच्चे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स को हम ले जाएंगे एक स्क्वायर बोर्ड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रूनेट स्क्वायर। प्रूनेट स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे? बड़ा सिंपल है, आपने एक वाई और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन यहां रखा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन आपने यहां रखा। ये प्लेसमेंट समझ आ रही है रील्स की? आई एम गोइंग टू शो दी कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स गाइस एंड गर्ल्स। दोबारा देखो बेटा, क्या कहा हमने, आप F1 जनरेशन तक आ गए, उसमें तो आपको 100% रिजल्ट एक जैसा मिल गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को आपस में, बोलो, क्रॉस करा रहे हैं। फिर से गैमेटोजेनेसिस होगी, एक गैमेट कैपिटल वाई, एक गैमेट स्मॉल वाई, एक गैमेट कैपिटल वाई, एक गैमेट स्मॉल वाई वाला बनेगा। अरीबा साके भी आपकी माइक में से आवाज आ रही है बेटा, अरीबा साके अपना माइक बंद रखें। आप चैट पे लिख दो बेटा, आपकी माइक में मुसलसल आवाज है।
ओके, सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपने पूर्ण स्क्वायर बना लिया। अब आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बनाया? पहले भी बना सकते थे, लेकिन 100% एक ही जैसा रिजल्ट आता तो बनाकर भी कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर डिफरेंट एलील्स हैं, तो बेटा एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई को उधर रख लिया, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई को इधर रख लिया। अब बेटा सिंपल कॉम्बिनेशन चेक करना है, ये इसके साथ कंबाइन हो तो क्या बनेगा? है भाई, ये इसके साथ कंबाइन हो तो क्या बनेगा? इसी तरह ये इसके साथ हो या इसके साथ हो तो क्या बनेगा? बताइए, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई, बोलो। कैपिटल कैपिटल वाई। वाई, कैपिटल वाई। अगर ये और ये आपस में कंबाइन हो तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई, बोलते जाओ, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। अगर ये और ये आपस में कंबाइन तो क्या बनेगा? साफ सुथरा काम करना है बच्चों में, देखो बिल्कुल छोटा छोटा क्या बनाएंगे? कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल वाई। अच्छा, स्मॉल याद वाई। रखिए लिखने का स्टैंडर्ड क्या है, कैपिटल लेटर पहले लिखा जाता है। बाद बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल वाई लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। स्टैंडर्ड क्या है, अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों है तो लिखा पहले क्या जाएगा? कैपिटल। और लास्ट आ जाओ बेटा, बोलो क्या आ जाएगा? लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है? स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। अब मुझे बताओ, इससे क्या करेक्टर निकल के आएगा कैपिटल वाई से? येलो या ग्रीन? येलो। 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 इससे क्या करेक्टर निकलेगा गाइस एंड गर्ल्स? येलो या ग्रीन? बोलो। येलो। येलो। इससे क्या निकलेगा? येलो। येलो। लेकिन इससे क्या आ जाएगा चाचा? ग्रीन। ग्रीन। तो आप तो कह रहे थे ग्रीन खत्म हो गया, आप तो कह रहे थे ग्रीन क्या हो गया? बोलो, खत्म हो गया। मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने क्या कहा? उनको इशारा किया बाबा जी का ठुल्लू, क्या कहा कि भाई आप तो कह रहे थे ग्रीन खत्म हो गया। अगर ग्रीन खत्म हो गया होता तो क्या दोबारा आता यहां पर? नहीं। नहीं। इसका मतलब बेटा यही था मेंडल का वर्क, जिसने लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया। मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और यही से आता है फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स, कि जब दो एलील्स एक साथ रहती हैं तो बाज दफा एक का करेक्टर क्या होता है? छुप जाता है। एक का करेक्टर क्या होता है? छुप जाता है। और जब उस एलील को मौका मिलेगा तो वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। कोई एलील कभी खत्म नहीं होती, कोई एलील कभी खत्म, बोलो, नहीं होती। बाज दफा उसका करेक्टर क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर छुप गया, यहाँ पर छुप गया, लेकिन जब मौका मिला तो एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ बेटा? बोलो, हुआ एक्सप्रेस हो एक्सप्रेस। गया। बिल्कुल हो गया। मेरे बच्चे, अब यहाँ पर आपको रेशो बनाने होंगे। रेशो क्या कहलाते हैं? दो तरह के रेशो बनाने आने चाहिए। एक कहलाता है जीनोटिपिक रेशो और एक कहलाता है फिनोटिपिक रेशो। ये बहुत आसान है। जीनोटिपिक रेशो का मतलब क्या है? सिंबल्स को देखें, कौन से सिंबल्स एक जैसे? कैपिटल वाई होमोजाइगस डोमिनेंट, कितने हैं ये? सिर्फ एक ही है। यस और नो? यस। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं बेटा? दो। दो हैं। तो अगर जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइप क्या था? सिंबल था ना। तो कैपिटल वाई स्मॉल, ये कैपिटल वाई कितने हैं? वन। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं? टू। और फिर स्मॉल वाई कितने हैं बेटा? अगेन वन। द रेशो बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज 1:1। मेरे बच्चे क्या काम है? रेशो क्या है? 1:, बोलो, 1। ये हम क्या रट्टा मार के बनाएंगे? नजर आ रहा है हमें? 1:2 और 1। यस और नो? फिनोटिपिक रेशियो किसे कहते हैं? फिनोटाइप किसे कहते हैं बेटा? फिनोटाइप क्या था? हानिया, हसन, राबिया, आयशा, उमर। व्हाट वाज फिनोटाइप? फिजिकल एक्सप्रेशन। फातिमा, फिजिकल एक्सप्रेशन। तो फिजिकल एक्सप्रेशन में तीन क्या है? येलो है सेम। और एक क्या है? ग्रीन है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फिनोटिपिक रेशियो येलो इज टू ग्रीन का 3:1 है, या 75:25 है? यस और नो? यस। तो मेरा बच्चा, इसे कहते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो। और ये हमेशा F2 जनरेशन में यही आएगा, चाहे आपको याद हो या नहीं हो, हमेशा यही रेशो आएगा। जीनोटिपिक आएगा 1:1 और फिनोटिपिक आएगा 3। किसमें? F2। जब भी आप F2 जनरेशन बनाएंगे किसी भी केस में यही रेशो आएगा। आओ एक और सवाल करते हैं। तो मेंडल की स्टोरी भी पूरी हो गई, वर्किंग भी पूरी हो गई। अब जब आप एग्जाम में पेपर 2 में वर्किंग करेंगे तो ये F1 जनरेशन की वर्किंग, ये F2 जनरेशन की वर्किंग, फिर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो लिखोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। आओ एक और सवाल करते हैं आपकी मदद से। अब मैं आपसे करवाऊंगा, आई नीड योर इनपुट गाइस। मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रख देता हूं तुम्हारे साथ। एक हमारे पास कैपिटल आर है एलील फॉर रेड फ्लावर, एक स्मॉल आर है एलील फॉर व्हाइट फ्लावर। अब बताओ, F1 जनरेशन बनवाना है तो पेरेंट क्या होंगे? बताते जाओ। F1 जनरेशन बनाना है तो पेरेंट क्या लोगे? कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर आर। स्मॉल आर। स्मॉल आर। ये वाला कौन सा होगा? रेड वाला। और ये कौन सा होगा? व्हाइट वाइट वाला। वाला। चलो अब बताओ क्या होगा इसकी
गैमीटोजेनेसिस होगी, एलील बताओ क्या बनेंगी इसकी, कैपिटल आर एक और कैपिटल आर एक, कैपिटल 2। ठीक है, और इसकी क्या बनेगी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब अगर आप F1 जनरेशन में इनको किसी भी तरह कंबाइन करो, रिजल्ट सिर्फ एक ही आएगा, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर। आर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि F1 जनरेशन में 100% डोमिनेंट करेक्टर आता है, यस और नो। यस। F1 में 100% देखो डोमिनेंट करेक्टर ही आ रहा है। एवरीबडी डू यू सेकंड माय स्टेटमेंट, 100% रेड फ्लावर आएंगे, यस और नो। यस। किसी भी तरह से कंबाइन करोगे 100% रेड फ्लावर ही आएंगे, यस और नो। मुझे दो चार बच्चों के जवाब और चाहिए। यस। अब यस। जब मुझे F2 बनानी है तो F2 के लिए मैं क्या करूंगा, F1 वाले ही इंडिविजुअल दोबारा से कंसिडर कर लूंगा, कैपिटल आर कितने ले लूंगा, दो। और अब इनकी गैमेटोजेनेसिस कराएंगे, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल इसके क्या आर। बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर बोलते स्मॉल जाओ, आर। रुकना नहीं है, स्मॉल आर। अब क्या करें, इसकी पॉसिबिलिटी को कहाँ बनाएं, पुनेट स्क्वायर पर, बड़ा सा अच्छे से बनाना। तो अब क्या करते हैं, जो भी एलिलिक कॉम्बिनेशन है उसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। एक तरफ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी तरफ भी आ गया कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर, ये आर। कैपिटल। अब पॉसिबिलिटीज बना लो, क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल। कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा बोलो, रेड रेड। रेड रेड। रेड रेड। वाइट। और वाइट। वाइट, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स, क्लियर। यस। अब मैं आपसे कहूं जीनोटिपिक रेशो बताओ, जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या है, अगेन ये एक है, ये दो है और ये एक है, तो क्या रेशियो बोला बेटा, 1:2, 2:1। क्या ख्याल है, 1 फॉर आर आर, 2 फॉर आर स्मॉल आर एंड 1 फॉर स्मॉल आर, यस और नो। एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा बोलो बेटा, 3:, बोल, 1। 3 फॉर रेड एंड 1 फॉर वाइट। वाइट, यानी डोमिनेंट वाला 3 टाइम्स मोर आ रहा है। क्या ये समझ आ रहा है बेटा, यस और नो। यस। यस। क्या ये करना, अगर मैं तुम्हें तीसरा सवाल भी दे दूं तो क्या ये तुम नहीं कर सकते, ये क्रॉस करने का तरीका, पैटर्न समझ आता है, बिल्कुल साफ सुथरा तरीका है। यशब, रमीसा, रबीसा, फातिमा, अनकशा, F2 जनरेशन में हमेशा यही रेशो होगा। जब आप F1 से शुरू करेंगे हमेशा यही रेशो होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एमसीक्यू में डायरेक्ट भी काम आ जाएगा। अनकशा, रमीसा, राबिया, फातिमा, एवरीबडी एल्स इन द क्लास, सैयदा आमना, अदीना, मुर्तजैन, अरीबा, यशब, फातिमा फैयाज, बख्तावर, हानिया 1, हानिया 2। यस सर। क्या डेथ वाकई हो गई है क्या, इतने 50 नाम में से दो नाम, दो दो यस। क्या? जी सर, समझ आ गई। चलो एक, अब मैं एक दूं या 100 दूं, तरीका तो एक ही रहेगा, एक और तुम अपनी मर्जी से कर लो। चलो मैं कहता हूं, एक हमारे पास है कैपिटल टी फॉर टॉल प्लांट, कैपिटल टी फॉर अलीर है फॉर टॉल प्लांट, और स्मॉल टी है फॉर डॉर्फ प्लांट। करो बेटा, सॉल्व करो, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के रिजल्ट निकालो। तो कहां से शुरू करोगे बोलो, पेरेंट्स क्या होंगे बोलो, कैपिटल टी को किसके साथ क्रॉस करोगे, स्मॉल टी वाले प्लांट जो कि डॉर्फ होगा। F1 जनरेशन का रिजल्ट बनाओ, क्या आएगा F1 जनरेशन का रिजल्ट, एनीबडी। सर ये जरूरी है कि F1 जनरेशन के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव ही। जी मेरे बच्चे, क्या तुम भूल गए, अभी तो लिखवाया F1 जनरेशन, चंदा डेफिनेशन क्या लिखवाई थी F1 जनरेशन की, वो जनरेशन जो हासिल की जाए होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के थ्रू, यही तो डेफिनेशन है, यस और नो। डेफिनेशन जाके देखो, यही लिखा है ना डेफिनेशन में, जी सर। पहले गौर नहीं किया होगा तुमने जी। तो इससे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, क्या आएगा, 100% कैसे प्लांट आएंगे बेटा, टॉल या डॉर्फ। टॉल। और उसके बाद क्या करते हैं, F2 कैसे बनाओगे बेटा, बोलो F2 कैसे बनाओगे, F1 जनरेशन के ही दो इंडिविजुअल ले लोगे, इनकी गैमेट्स बनेंगे बेटा, बोलते जाना, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर भी बनेगा, और कैपिटल टी फातिमा फरहीन, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जगह बनेगा। फिर क्या आ जाएगा बोलो, पुनेट स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, बोलो यार स्मॉल टी। एक जैसी चीज भी बोलने में मौत आ रही है तुम लोगों को, बताइए क्या बनेगा,
कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। टी, हाँ जी, यहाँ क्या आएगा? टॉल, यहाँ पर टॉल, टॉल, यहाँ पर भी टॉल, यहाँ पर टॉल, डॉर। क्या रेशो होगा? रेशो बताओ। जीनोटिपिक क्या होगा? 1:2:1, 1 किसके लिए? टी के लिए। फिर टी, 2 किसके लिए? कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए। और फिर 1 किसके लिए? स्मॉल टी स्मॉल स्मॉल टी के लिए। और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा बेटा? 3:1। 3 3:1, किसके लिए? 3 किसके लिए? डोमिनेंट के लिए कि रिसेसिव के लिए? डोमिनेंट के लिए। डोमिनेंट के लिए। कोई मसला? नो। बेटा आसान लगा या बहुत मुश्किल लग रहा है ऊपर से क्या? आसान। चलो मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो गुड हो गया। अब मेरे भाई मेरे बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट की तरफ और आगे जा रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। मैं 1 मिनट की जरा एक जरूरी बात करनी है मुझे। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, भाग मत जाना। जी बच्चों मौजूद है मेरे साथ? हेलो। यस सर। चल सर, मेरे बच्चे, अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, हेडिंग बनाना टेस्ट क्रॉस। ये बहुत ज्यादा अलग से थ्योरी का क्वेश्चन है, और यहाँ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगेन, लेकिन लॉजिक अगर समझ आ गई तो हेडिंग आपके पास आ गई टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ। बेटा क्लास आपकी 5:45 तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद नमाज पढ़ लीजिएगा, मैं भी ज़ाहिर पढ़ूंगा। ओके बच्चों, मौजूद है मेरे साथ अनकशा, रमीसा, रबीसा, यस, यशा? ओके चलो बेटा। सैयदा आमना मौजूद है क्लास में, फातिमा अभी भी मौजूद है, भाग गई है फातिमा? नहीं नहीं सर, हूँ। हूँ बस, ठीक है, मैं बैठी हूँ देख रही हूँ सर आप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं फातिमा। चलें मेरे बच्चे, टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझ लें। अब पहले मुझे बताएं कि अगर, मेरी बच्चे बहुत गौर सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं एक एलील है कैपिटल बी ब्लैक हेयर की, कॉमन सेंस लगाना है, मुश्किल नहीं है, और एक है स्मॉल बी है लेट्स से ब्लॉन्ड हेयर की, ब्लॉन्ड। अब मुझे बताएं कि अगर एक शख्स
के हेयर्स ब्लॉन्ड हैं तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? अगर एक शख्स के हेयर्स स्मॉल ब्लॉन्ड बी हैं स्मॉल बी तो उसका स्मॉल जीनोटाइप क्या बी स्मॉल होगा? बी स्मॉल बी स्मॉल बी। स्मॉल बी स्मॉल बी। क्या सारे के बाद सारे सेकंड कर रहे हो? क्या इसके अलावा नो कोई और पॉसिबिलिटी है? क्या नो नो हेयर नो आने की कोई और पॉसिबिलिटी है? ये बात सबके भेजे में खुद समझ आनी चाहिए, ताकि पास पेपर करते हुए ये ना लगे सर ये कैसे हो गया। अरे भाई आपका कॉमन सेंस क्लिक करना चाहिए कि रिसेसिव करेक्टर सिर्फ उसी वक्त आता है जब दोनों एलील्स रिसेसिव हो। यस और नो? क्योंकि ये यस रिसेसिव करेक्टर था तो ये उसी वक्त आ सकता था जब दोनों एलील रिसेसिव हो। बिलाल कह रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी पर ब्लैक हेयर आएगा या ब्लॉन्ड आएगा? बिलाल, बिलाल, ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी पे ब्लैक आएगा या ब्लॉन्ड आएगा? बिलाल आप जो कैपिटल बी स्मॉल बी लिख रहे हो ब्लैक आएगा ना बेटा। अच्छा तो मालूम हुआ कि बेटा कंक्लूजन क्या हुआ कि रिसेसिव करेक्टर उसी वक्त आता है। दिस अंडरस्टूड अल्हम्दुलिल्लाह कि रिसेसिव करेक्टर उसी वक्त आता है जब दोनों एलील रिसेसिव क्यों। यस और नो? यस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक शख्स के बाल ब्लैक हैं तो अब आप जानते हो कि इसकी पॉसिबिलिटीज दो हैं। अगर कैपिटल बी हुआ तब भी ब्लैक होगा। यस और नो? और यस कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तब भी ब्लैक ही होगा। यस और नो? यस तो यस मेरे बच्चे अब समझो समझो मेरी बात को, और समझा। मैं इंपॉर्टेंट जुमला बोलने जा रहा हूँ कि रिसेसिव करेक्टर का जीनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ये कहने को बड़ी सिंपल बात है लेकिन ये ही सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पेडिग्री चार्ट वगैरह के अंदर काम आती है कि रिसेसिव करेक्टर जब आ रहा है ना कहीं पर तो उसका जीनोटाइप इज ऑलरेडी नोन। रिसेसिव करेक्टर, अगर आपके सामने एक बंदा ब्लॉन्ड हेयर वाला आया हुआ है तो उसका जीनोटाइप इज अंडरस्टूड कि वो स्मॉल बी होगा। लेकिन अगर एक बंदा ब्लैक हेयर वाला है आपके सामने तो अब पता नहीं वो ब्लैक हेयर कैपिटल बी से आ रहे हैं या पता नहीं किससे आ रहे हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी से। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि रिसेसिव करेक्टर का जीनोटाइप इज ऑलवेज नोन। यस और नो? यस और नो भाई बच्चों? रिसेसिव यस करेक्टर का जीनोटाइप इज अंडरस्टूड नॉन नोन ऑलरेडी। लेकिन डोमिनेंट करेक्टर के बारे में याह्या, सुफियान, हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है। यस और नो? तो यस मेरे बच्चे यस यही फाइंड आउट करने का नाम क्या है? टेस्ट क्रॉस है। यही फाइंड आउट करना कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो किसकी वजह से आ रहा है, होमोजाइगस की वजह से आ रहे हैं या हेट्रोजाइगस की वजह से आ रहा है। इसी को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है बेटा? बोलो। टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? अब मैं डिफाइन करने लगा हूं बेटा। टेस्ट क्रॉस इज द मेथड टू डिटरमाइन, हाँ जी, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? जीनोटाइप। यस और नो? ऑफ अ डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट एक्सप्रेशन, डज दिस मेक सेंस? एब्सोल्यूट सेंस एवरीबॉडी? डोमिनेंट यस एक्सप्रेशन का आप जीनोटाइप निकालोगे। जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर दैट वेदर, जी फातिमा, वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरो, वेदर इट इज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, क्योंकि ये हमें पता तो नहीं चल रहा, और हेट्रोजाइगस। अब सवाल है कैसे पता चलेगा? तो हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? समझ आ गया टेस्ट क्रॉस है क्या? कि ये पता करना। मरियम है क्लास में? मरियम नहीं है क्या क्लास में? डू वी हैव मरियम इन द क्लास टुडे? मरियम, छोटी छोटी मरियम जिसको मैं बोलता रहता हूँ, डू वी हैव दैट मरियम इन द क्लास? नहीं है, हाँ टुल्ले पर है मरियम। महत जलाल, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, बात समझ आती है यहाँ तक? हाँ भाई, राबिया क्लियर है हम लोग यहाँ तक कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? इट इज द मेथड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ व्हिच कैरेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव? तो आंसर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट अब कैसे करेंगे बेटा? लिसन वेरी केयरफुली मेरा बच्चा। आप करते ये हैं, मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है? इमेजिन कर लेते हैं कि हमें जानना है कि जो ब्लैक हेयर हैं वो कैपिटल बी की वजह से आ रहे हैं या कैपिटल बी स्मॉल बी की वजह से आ रहे हैं। तो कैसे जानेंगे, आए समझाते हैं आपको। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ओहो, क्या हो गया? देखो बेटा, दो कॉलम बना लेते हैं। हम करते ये हैं
कि इसको क्रॉस करा देते हैं, जो भी मेरे सामने ब्लैक हेयर वाला होगा ना, मुझे नहीं पता कि वो ये वाला है या ये वाला है, मैं दोनों केसेस में इसको क्रॉस करा दूंगा किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर के साथ। यानी अगर मेरे पास ब्लैक हेयर वाला इंडिविजुअल है तो दोनों केसेस में मैं इसको किसके साथ क्रॉस कर दूंगा बेटा, बोलो, ब्लॉन्ड के साथ। दोनों केसेस में मैं इसको किसके साथ क्रॉस कर दूंगा, बोलो, ब्लॉन्ड के साथ। यानी जो भी चीज, जब भी आपको जीनोटाइप डिटरमाइन करना होगा, आप क्या करोगे, उसके रिसेसिव के साथ उसको क्या कर दोगे बेटा, बोलो, उसके रिसेसिव के साथ क्या कर दोगे, क्रॉस करा दोगे। जो भी, और रिसेसिव का जीनोटाइप तो हमें पता होता है या नहीं, रिसेसिव का जीनोटाइप तो अंडरस्टूड होता है या नहीं बेटा, बोलिए, बख्तावर, फातिमा, फैयाज, अरीबा, साकिब। यस सर, पता होता है। अब देखें, अब जल्दी से देखते हैं रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आएंगे। इसके गैमेट क्या बनेंगे, बता जाओ, कैपिटल बी, स्मॉल बी, परिया, परिया सॉरी, स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल। इसके क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, और बोलो बेटा स्मॉल बी। अब जरा यहां पर प्रोनेट स्क्वायर बनाते हैं और वहां पर भी बनाते हैं, देखते हैं दोनों में क्या फर्क आ रहा है। भाई फर्क तो आना चाहिए ना, जब तो पता चलेगा। तो मेरे बच्चे यहां पर क्या रील्स रखोगे, कैपिटल बी, बोलते जाओ बेटा, कैपिटल बी और स्मॉल बी, स्मॉल बी। और स्मॉल यहाँ क्या बी। रखोगे, कैपिटल बी, स्मॉल स्मॉल बी, बी। स्मॉल बी और स्मॉल। स्मॉल बी। डू यू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट बेटा? हम ये फाइंड आउट यस। करने जा रहे हैं कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस वाला है कि याहया, सुफियान, मुर्तजैन, मुर्तजैन, आर यू विद मी? अब बताओ बेटा, क्रॉस करके रिजल्ट बताओ क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यस और नो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, यस और नो? Yes. यहाँ बताओ बेटा, यशब, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल Small. बी, स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, यस और नो? Yes. यस। तो मेरे बच्चे डिफरेंस नजर आया। यहां पर आप देखिए, सारे के सारे, सबके सबके करेक्टर क्या आएंगे, बताइए, कैपिटल बी स्मॉल बी से क्या करेक्टर निकल के आएगा? Black. तो यहां पर ब्लैक। 100% जो जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, ब्लैक वाली। लेकिन यहां आप देखें तो क्या करेक्टर निकलेगा यहां से बेटा, 50% 50% black, ब्लैक 50% blonde. और 50% ब्लॉन्ड। 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 तो क्या मतलब हुआ, कैसे कंक्लूड करोगे एज स्टूडेंट, एज रिसर्चर, कि तुमने ये चेक करना था कि तुम्हारे सामने जो ब्लैक है वो होमोजाइगस वाला है कि हेटेरोजाइगस वाला। तुमने दोनों को ब्लॉन्ड के साथ क्रॉस किया। अगर तुम्हारी जनरेशन में 100% रिजल्ट कैसा आ गया, डोमिनेंट करेक्टर आ गया, इसका मतलब पेरेंट क्या था, पेरेंट क्या था, होमोजाइगस था। और अगर तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ रिजल्ट आ गया, यानी कुछ तुम्हारे पास ब्लैक आ गए, कुछ तुम्हारे पास ब्लॉन्ड आ गए, इसका मतलब पेरेंट क्या था, बोलो, हेट्रोजाइगस। हेटेरोजाइगस था। हेटेरोजाइगस था। हाउ, एग्जाम में पूछेगा कंक्लूजन, तो आप बताओगे, if the generation shows or displays all the dominant expression, we can conclude that the parent was homozygous dominant. And if the generation shows, बोलो बेटा, all the 50% या mixture of dominant and recessive, mixture of dominant and recessive characters, रिसेसिव। then the parent would be जाइगस। heterozygous। समझ आती है कि ऊपर से जाती है? आ गई समझ में। बख्तावर, फातिमा, फैयाज, यशब, यस सर, आ गई। बेटा, हानिया, Yes, इमरान, sir. सैयदा आमना, आयशा, उमर खान, Yes, sir. बिलाल, रमीसा, रबीसा, क्या ये बात समझ आती है? मैं फिर कंक्लूड करता हूँ, टेस्ट क्रॉस अलग से पूछी जाती है। इट्स अ मेथड टू डिटरमाइन दी जीनोटाइप। जीनोटाइप किसका बेटा, रिसेसिव का कि डोमिनेंट का? Dominant. सर रिसेसिव का क्यों नहीं डिटरमाइन करना बेटा, रिसेसिव का क्यों नहीं करना हानिया डिटरमाइन? क्योंकि रिसेसिव में तो ऑलरेडी नोन होता है, अंडरस्टूड होता है कि रिसेसिव तो हमेशा दोनों रिसेसिव एलील से ही आएगा। तो डिटरमिनेशन इज ऑल अबाउट डोमिनेंट वन, या यस और नो बेटा? बिलाल, ये बात समझ आती है? मुर्तजैन, कि भाई डोमिनेंट का, क्योंकि यस। डोमिनेंट इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। अदीन फरमान, बेटा क्लियर हो गई बात? अदीन, अदीन जी सर। फरमान, ठीक है बेटा। अब जनाब अली, आपने कहा कैसे बताएंगे, तो जो भी इसका रिसेसिव होगा उसके साथ क्रॉस करा देंगे। कंक्लूजन वर्बली याद रखो, अगर 100% डोमिनेंट करेक्टर आएगा तो क्या मतलब होगा अदीन, कि पेरेंट कैसा था, होमोजाइगस, अनकशा। और अगर 50% डोमिनेंट आएगा अनकशा और 50% रिसेसिव आएगा तो क्या मतलब होगा? अगर 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव आएगा अनकशा तो क्या मतलब होगा, कि पेरेंट वाज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। चलो, गुड हो गया, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, कोई मसला तो नहीं है? Are we good to go? Everybody give me thumbs up, give me yes. यस यस। मेरे बच्चे, बस लास्ट टॉपिक Yes. करा रहा हूँ इस चैप्टर का, मैं ऑफ कर दूंगा। लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ, लास्ट, आज मतलब इस चैप्टर का नहीं, सॉरी, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ बेटा। और हेडिंग बना लेंगे एलीलिक रिलेशनशिप। इसको मैं कंपैरिजन में कराऊंगा तो बिल्कुल बच्चों वाला लगेगा, ऐसे अलग से बच्चों को ना समझ में, यानी रिलेशन समझ में नहीं आता। एलीलिक रिलेशनशिप,
मेरे बच्चे दो एलील जब एक साथ आती हैं, दो एलील जब एक साथ आती हैं तो उनमें कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ओ लेवल्स में दो हैं, ओ लेवल्स में दो हैं। दो एलील जब एक साथ आती हैं तो उनमें दो तरह के रिलेशनशिप आपके ओ लेवल्स में, वैसे और भी तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, एक को क्या कहते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस? कि जब दो डिफरेंट एलील्स एक साथ आए तो एक एलील का करेक्टर नजर आए। व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस? कि जब दो एलील्स एक साथ आ रही हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ आ रही है, तो करेक्टर किसका नजर आ रहा है? रेड आ रहा है कि व्हाइट आ रहा है? रेड आ रहा है जी। या कैपिटल टी स्मॉल टी में टॉल आ रहा है कि डॉर्फ आ रहा है? टॉल आ रहा है जी। येलो और ग्रीन में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में किसका करेक्टर आ रहा है? येलो का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मेरे बच्चे एक एलील का करेक्टर मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस हो रहा है। करिया, आर यू विद मी? अब तुम्हारी बात पर आ रहा हूँ। करिया, करिया हो क्लास में? यस सर। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि जब दो डिफरेंट एलील साथ आएंगी तो एक का करेक्टर कंप्लीटली नजर आता है और दूसरे का क्या होता है? एक्सप्रेस नहीं होता, छुप जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब जो फिनोमिना अब तक हम पढ़ रहे थे, ये कौन सा फिनोमिना था? फिनोमिना ऑफ कंप्लीट। बोलो बेटा, ये जो फिनोमिना हमने ऊपर पढ़ा, ये जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर सीखे, ये कौन सा फिनोमिना था? फिनोमिना ऑफ कंप्लीट Dominance. डोमिनेंस। क्या होता है कंप्लीट डोमिनेंस? व्हेन एक एलील का करेक्टर नजर आता है और दूसरे एलील का करेक्टर मुकम्मल तौर पर छुप नहीं नहीं जाता आता। है। रबीसा, रबीसा, रामीन। ठीक है ना? ये क्लियर होती है बात कि जो ऊपर हम ये सारा कुछ देख रहे थे, क्या था? कंप्लीट Dom. डोमिनेंस था, जिसमें हम जब भी देखते थे कि दो एलील साथ आती हैं तो किसी एक का करेक्टर दिखता था और एक का करेक्टर क्या हो जाता था? Chupcha. सप्रेस हो जाता था। तो लेट मी राइट दिस एज वेल। व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस? व्हेन dominant allele express itself and completely hide the character of, बोलो बेटा, recessive allele। इसी को कहते थे कंप्लीट डोमिनेंस। यस और नो? Yes. ओके। अब यशब, फातिमा, रमीसा, बिलाल जवाब देते जाना बेटा। अब दूसरा टाइप का जो रिलेशन ओ लेवल्स में हमारे आ रहा है, ऑल्दो के और भी टाइप के होते हैं, वो है को डोमिनेंस। कि एलील में जरूरी नहीं है कि कंप्लीट डोमिनेंसी का एक रिलेशनशिप हो, बल्कि एक और रिलेशनशिप भी हमें नजर आता है बहुत कॉमनली, दैट इज को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होती है भाई? को एजुकेशन किसे कहते हैं? जहां लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। इसी तरह को डोमिनेंस क्या होती है? जहां पर दो डिफरेंट एलील साथ आती हैं और दोनों की दोनों डोमिनेंट की तरह बिहेव करती हैं, उनमें रिसेसिव कोई भी नहीं होता। दोनों की दोनों, बोलो, एज अ डोमिनेंट बिहेव करती हैं। क्या मतलब? कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्किन है, उस पर रेड कलर देने वाली या चलो ब्लैक कलर देने वाली भी एलील है, ठीक है, और व्हाइट कलर देने वाली एलील भी है, ठीक है, और लेट्स से दोनों को डोमिनेंट है। तो जब ब्लैक और व्हाइट, कैपिटल बी और डब्ल्यू साथ आएंगे तो ना ब्लैक ना व्हाइट आएगा, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। आपने देखा नहीं है जानवरों पे स्किन देखी है? बाद जानवरों की स्किन होती है, आधी ब्लैक पैचेस हैं, आधे व्हाइट पैचेस हैं। नजर आया है कभी या नहीं आया है भाई? ऐसे जानवर, बिल्ली देखी है आपने? जानवर देखे ना, ब्लैक और व्हाइट होते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट क्या है? ब्लैक भी एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है? कोई एक करेक्टर एक्सप्रेस होता है, दूसरा छुप जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? ब्लैक भी एक्सप्रेस हो रहा है, बोलो बेटा, व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेरे बच्चे, ऐसा फिनोमिना जिसमें दोनों एलील, यानी इसमें रिसेसिव एलील होती ही कोई नहीं है, दोनों एलील्स, क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा, जो करिए तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया कि अगर एलील कंप्लीटली छुप जाए तो ही रिसेसिव कहलाती है। अगर वो जरा सी भी क्या हुई? एक्सप्रेस हुई। अब मैं इसे रिसेसिव नहीं कह रहा, और तुम नोटिस करो कि मैंने इसे स्मॉल बी से नहीं लिखा, बल्कि किससे लिखा है? डब्ल्यू से लिखा है, कैपिटल। यस और नो? क्योंकि अगर मैं स्मॉल से लिखता तो इसका मतलब तो होता रिसेसिव है। बेटा ये बात समझ पा रहे हो? बारीक सी बात है। हसन, सिद्दीकी, रमीसा, अंकशा, फातिमा, Yes. मैंने लिखते हुए यहाँ पर सिंबल भी कैपिटल लिखा है,
क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात को सेकंड कर रहा हूं कि अदीन फरमान, यशरफ सिकंदर, हमदा फातिमा, कि जब कोई अलील नजर अपने एक्सप्रेशन शो ऑफ करती है तो फिर वो रिसेसिव नहीं रहती, और जब रिसेसिव नहीं है तो स्मॉल लेटर यूज नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अब हम कैपिटल बी इसके लिए यूज कर लिया था ब्लैक की वजह से, तो इसके लिए डब्ल्यू यूज कर लिया। तो व्हाट इज कोडोमिनेंस मेरे बच्चे? कोडोमिनेंस क्या है? ये वो रिलेशनशिप है जहां दो डिफरेंट अलील साथ आती हैं, तो दोनों में से कौन अपना एक्सप्रेशन शो करता है? एक करता है, दोनों दोनों। करती हैं? दोनों। दोनों करती हैं। जबकि यहां क्या होता है, एक अपना एक्सप्रेशन शो करता है और दूसरे का एक्सप्रेशन कंप्लीटली हाइड हो जाता है। अनकशा, फातिमा, आयशा, उमर खान, यस और नो बेटा? हानिया, बख्तावर? Yes, sir. यस सर। Yes. तो व्हेन टू डिफरेंट एलील्स come together and express themselves without hiding their characters, इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस। तो हमने क्या कहा? एलील्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह का रिलेशन होता है। जी हाँ, दोनों कैपिटल लेटर है बेटा। देखो, दोनों एलील के दरमियान मुख्तलिफ तरह का रिलेशनशिप होता है। तो हम देखते हैं एक रिलेशनशिप जिसे क्या कहते हैं बेटा? बोलो। कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में एक जब दो डिफरेंट एलील साथ आती है तो एक का करेक्टर निकलता है और एक का छुप जाता है। कोडोमिनेंस में क्या होता है बेटा? बोल दो बेटा, बोल दो बेटा, खत्म हो रहा है बेटा। दो एलील क्या होती है? जो दो डिफरेंट एलील साथ आती है तो उनमें से रिसेसिव एलील कोई भी, बोलो, नहीं होती। नहीं होती, बल्कि दोनों एलीज अपना कैरेक्टर फुली एक्सप्रेस करती हैं। और इसीलिए इसको देखो स्मॉल लेटर से नहीं, कैपिटल लेटर से ही शो किया है। और आपने तो देखा वही है, आपके पास अगर कोई कैट है, आपके पास कोई डॉग है, कोई काऊ आपने देखी मल्टीपल पैचेस ऑफ कलर में, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। फातिमा, यस और नो? Yes. सर तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे? इसको होमो क्यों कहोगे बेटा? डिफरेंट है तो होमो क्यों कहोगे? तो हेटेरोजाइगस कहलाएगा। और डोमिनेंट का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है ना बच्चे। डोमिनेंट का कंसेप्ट उस वक्त है जब तक रिसेसिव साथ है। ये तो दोनों ही डोमिनेंट है। डोमिनेंट का वर्ड उस वक्त तक चल रहा है जब तक साथ में रिसेसिव भी है। जब यहाँ पर रिसेसिव का कंसेप्ट ही खत्म हो गया तो बस इसको आप क्या कहेंगे? दिस इज अंडरस्टूड कि ये हेटेरोजाइगस होगा, दो डिफरेंट एलील्स होंगी। ठीक है? ठीक है सर। ये बात आई समझ में या नहीं आई? ये ब्लैक एंड यस व्हाइट सर। नजर आना, यानी आप समझो, मैं अगर आपसे वर्बली पूछूं, रेड और व्हाइट में से रेड का आ जाना, ये कौन सा फिनोमेना है? कंप्लीट डोमिनेंस। येलो और ग्रीन में से ग्रीन का आ जाना, ये कौन सा फिनोमेना है? कंप्लीट Complete डोमिनेंस। कंप्लीट dominance. डोमिनेंस। कंप्लीट लेकिन मेरे डोमिनेंस। बच्चे, येलो और ग्रीन में से, अल्लाह भला करे, ऑरेंज का आ जाना, सॉरी, येलो और ग्रीन में से येलो और ग्रीन दोनों आ जाना, ये कौन सा फिनोमेना है? को Co डोमिनेंस। dominance. को ब्लैक एंड व्हाइट में से व्हाइट का आ जाना, कौन सा फिनोमेना है? कंप्लीट डोमिनेंस। Complete dominance. लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पैचेस आना, Co को dominance. डोमिनेंस। को सिंपल है, इजी पीजी। यस Yes. सर। चलो बेटा, कोडोमिनेंस का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? ये बस मेरे बच्चे, अब यहाँ पर ब्रेक मैं लगा रहा हूँ आपकी हिम्मत को देखते हुए। चैप्टर के अभी कोडोमिनेंस खत्म नहीं हुआ है, इसकी एग्जांपल है कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप्स की। इंशाल्लाह ये मजेदार पार्ट है, कल फिजिकल क्लास में कराऊंगा तो और मजा आएगा। ठीक है, आज कैंपस बंद था तो ऑनलाइन ही करा दिया। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अल्लाह की इजाजत से। लेकिन अफसोस ये है मुझे कि तकरीबन 10-12 बच्चे एबसेंट हैं। आई डोंट नो क्यों एबसेंट हैं, और ये बहुत ज्यादा मुझे हर्ट कर रही है ये चीज। जनाब वाली क्लास में एबसेंट होने को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो इनशाला अब कल वो उन लोगों के लिए बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, ये कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप है जो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल अपनी फिजिकल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह कल ही आपकी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगी, कल की क्लास में जो रेगुलर क्लास आपकी होगी। जी हाँ, रात में बिल्कुल आपकी क्लास है, और रात वाली क्लास आपकी 10 से 11 1 घंटे की क्लास होगी जैसे होती है। और उसमें हम जीन टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे, जिसमें लास्ट में हमने मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल कंप्लीट किया था। बिल्कुल है जी। मुर्तजैन बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं मुर्तजैन? सर इसका नोट्स जो आपने हैंड रिटन लिखे हैं वो आप ग्रुप पे सेंड कर देंगे? क्यों भाई, तुमने लिखे नहीं इतने साथ साथ मैं लिख रहा था तो? नहीं सर। ये देखो ना, अब ये मुझे बोलो बेटा, मैं घर आके तुम्हारे घर पे अफ्तारी भी बना देता हूँ, है नहीं, खाना भी बना देता हूँ, तो मैं मुंह करके खिला भी देता हूँ, और बोल दो, है? इतने तुम लोग दिन ब दिन ढीले होते जा रहे हो। मैं चैप्टर एंड होने के बाद करता हूँ, अब तुम लोग मेरे ऊपर वो से मैसेज करते रहोगे, सर भेज दें, नोट भेज दें। चलो मुझे याद रहा तो भेज दूंगा, नहीं याद रहा तो नहीं भेजूंगा। ठीक है।
ठीक है बेटा, रात को दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 10 बजे। ठीक है जी। समराइज बेटा, समराइज नोट भेज दिए, अगर आप ग्रुप में हैं तो सारे ग्रुप पे समराइज नोट शेयर हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, जा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।